आते हैं अपने सेशन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे आई थिंक आ गए हैं। अच्छा जी। दूसरा टॉपिक था आज का एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि योगा करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। अगर हेल्थ वाइज में बात करूं, जो जनरल एक इशू है आजकल, आपने अक्सर सुना होगा कि पार्क आबाद करें, हॉस्पिटल वीरान करें। तो जी। इसमें कोई शक नहीं है कि योगा करने से डेफिनेट ये होता है ऐसे। योगा के दो एस्पेक्ट्स जो मेन है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। एक क्यूरेटिव है, एक प्रिवेंटिव है। पार्क्स योगा में हम जब जाएं, बात करूं मैं अगर, तो प्रिवेंटिव योगा है। प्रिवेंट से मतलब कि आने वाली बीमारियां जो बॉडी में आनी हैं उनको रोकने के लिए। या आप खुद अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं या किसी को करवाते भी हैं प्रोफेशनली भी। तो नॉर्मली हम हेल्थ एंड वेलनेस के लिए जो भी योगा करेंगे वो प्रिवेंटिव योगा है, कि जिस्म में आने वाली बीमारियों को, डिजीजेस को, जो हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, एक्स्ट्रा फूड हैबिट्स की वजह से या नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो भी बीमारी हमें आ सकती हो, वो अगर हम योगा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो नहीं आएगी। उसको हम बोलेंगे प्रिवेंटिव योगा। Relating to the prevention of disease or disorder, preventive measures aim to avoid or minimize the risk of developing a condition, reducing the likelihood of illness or injury। जख्मी होने से बचाने के लिए या बीमारी से बचाने के लिए हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट है क्यूरेटिव योगा, थेरेपेटिक योगा। क्यूरेटिव मतलब अगर आप बीमार हैं, सिक हैं, डिसऑर्डर के में हैं, आप रीढ़ की हड्डी के डिसऑर्डर में मुब्तला हो गए हैं, आप बैठ बैठ के ज्यादा आपके शोल्डर आगे की तरफ आ गए हैं, कुब निकल आया आपका, तो उसके लिए, या आपको डायबिटीज हो गई है, या आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो भी हम योगा करेंगे वो स्पेसिफिक पोस्चर्स होंगे, वो स्पेसिफिक ब्रीदिंग होगी, वो स्पेसिफिक क्रियाज होंगी, वो प्रिवेंटिव योगा में फॉलो करेंगी। अब एक बंदे को कमर की दर्द है, शैटिक पेन है, और एक बंदे को शैटिक पेन नहीं है, तो दोनों को आप स्टैंडिंग या सीटेड फॉरवर्ड बेंड, जिसको पेन है उसको आप नहीं करवाएंगे अनटिल के पेन उसकी खत्म नहीं हो जाती। या कमर की दर्द में वैसे ही वो मुब्तला है तो उसको आप फॉरवर्ड बेंड नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब फॉरवर्ड बेंड करवाएंगे तो उसके जो मसल्स हैं, शैटिक नर्व मजीद कंप्रेस होगी, पेन मजीद बढ़ जाएगी उसकी। और जो हेल्थी है, जिसको पेन नहीं है, उसको आप ये स्ट्रेचिंग करवाएंगे कि करो, ताकि मजीद फ्लेक्सिबिलिटी आए बॉडी में, कोर मसल स्ट्रेंथन हो, फ्लेक्सिबल हो, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल स्ट्रेंथन हो और फ्लेक्सिबल हो। इसी तरीके से जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, उनको कंप्रेशन वाले पोस्चर नहीं करवाए जाते ज्यादातर, या जिसमें उनका सर दिल से नीचे आ जाए। हाँ, ब्लड प्रेशर का लेवल जब ब्रेन की तरफ बढ़ेगा तो हाई ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ सकता है उसका। या हाथ साथ से ऊपर चले जाएंगे तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा हाथों की उंगलियों तक ब्लड लेके जाने के लिए, उसमें भी उसका ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। कपालभाति है, जो हार्ट पेशेंट हैं जिनकी हार्ट बीट का मसला है, उनको आप कपालभाति इतनी आसानी से नहीं करवा सकते, देख के करवानी पड़ती है। जिसको जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, ओबेसिटी है, उसको अब्डोमिनल पोस्चर्स आप नहीं करवाएंगे, करवाएंगे तो उसके हार्ट पे कंप्रेशन बहुत ज्यादा आएगा, सांस फूल सकती है, उससे उसका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। सो क्यूरेटिव योगा में जो भी पोस्चर हम करवाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट की, वो स्पेसिफिक रिलेटेड टू इलनेस के ऊपर होती है, उस बीमारी के मुताबिक की जाती है। और जो प्रिवेंटिव योगा है वो फॉर जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए है, कि जिसम में आने वाली बीमारी को रोकने के लिए। क्यूरेटिव में जब बीमारी आ चुकी हो, उसको कैसे ट्रीट करना है योगा थेरेपी के अंडर, वो क्यूरेटिव योगा में आएंगे। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। एनीवन? रुकैया आप, साजिद साहब आप?
नो सर। नहीं, थैंक यू, मेरे ख्याल है कि अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। ओके शायद सर, ओके। आगे चलते हैं जी। अब क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। योगा has been shown to be effective in curing or alter elevating various health condition। मतलब योगा हेल्प भी करता है बीमारी को ठीक करने में, इंजरी को ठीक करने में, पेन को ठीक करने में, और सपोर्ट भी करता है। जब सपोर्ट का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आप ये ना समझें कि सिर्फ योगा के थ्रू ही आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें आप विद योगा, ओनली योगा, आप ठीक हो जाएंगे। बट कुछ कंडीशन इतनी वर्स हो चुकी होती हैं, उसमें आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ती है, जिसमें मेडिकल भी है, जिसमें आयुर्वेद भी आती है, जिसमें स्पिरिचुअल भी आती है, जिसमें योगा भी आता है। ये सारी की सारी आपको अपनानी पड़ेंगी, फिर आप ठीक होंगे। मतलब अगर सर्जरी की जरूरत है तो उसमें योगा काम नहीं करेगा, उसमें मेडिकल ही काम आएगा आपके। सो फिजिकल एलिमेंट्स, yoga can help cure or elevate physical ailments such as back pain, arthritis, sciatica and chronic fatigue syndrome। ये तो एक चार पांच इन्होंने जर्नल इधर लिखी हुई है मैंने। बट इसके अलावा भी योगा बहुत सी बातों में काम, बहुत सी बीमारियों के लिए काम आ सकता है। फाइब्रोमेल्जिया है, लेजिया है, उसमें योगा काम आएगा। यूरिक एसिड है, उसमें योगा काम आ सकता है। अस्थमा है, उसमें योगा काम आ सकता है। क्या कहते हैं उसको, फालज है आपको, उसमें योगा काम आएगा। इपिलिप्सी है, उसमें योगा काम आएगा। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसमें योगा काम आता है। बट डिपेंड होता है कि बीमारी की नोयत कहाँ तक पहुंच चुका है काम। इसीलिए आजकल के दौर में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि बच्चों को अगर हम योगा स्टार्ट से करवाना शुरू कर दें तो बहुत कम ऐसा होगा कि उनकी बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये वायरल इन्फेक्शन तो आएंगी नहीं। इसके अलावा बाकी भी जो बीमारियां आने वाले वक्तों में आ सकती हैं वो नहीं आएंगी जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। आप एक बात समझ लें कि योगा में जिसने 4 से 6 साल, 4 साल 6 साल जुनूनियों की तरह लगा दी है ना, पोस्चर प्रैक्टिस, ब्रीथिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, वो समझ लें कि उसको, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। उसके लिए ये इस तरह की चीजें, बाकी अल्लाह की तरफ से जो आना है वो तो आना ही है, उसको नहीं आप रोक सकते। बट अल्लाह भी कहता है कि कोशिश करो तो मैं नवाजूंगा आपको। तो योगा एक तरह से अल्लाह पाक की एक अता है इंसान के लिए। यार मैं एक बात करूं, आप सारों ने स्क्रीनें ऑफ की हैं, सिर्फ मैं अपने चेहरे को देख रहा हूँ और साथ साथ मैं बोलता जा रहा हूँ। आप स्क्रीनें क्यों नहीं ऑन करते? साजिद साहब उल्टे हैं आप। इसलिए, जी जी, स्क्रीन इसलिए ऑन नहीं करते क्योंकि फिर सिग्नल जो है ना, सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। दरअसल ना फिर बीच में, इंटरेक्शन नहीं होती वो ज्यादा, जब मैं देर बोलता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अकेला बोलता जा रहा हूँ और बाकी चुप हैं, कोई है ही नहीं। नहीं, वी आर वेरी मच इन, और आपको बड़ी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। क्वेश्चन है इसके, जब स्क्रीन ऑन करते हैं तो चले जी। फिर ब्रेक आता है, थैंक यू। ब्रेकिंग होती है सिग्नल की, थैंक यू। इसलिए। आगे जी, थैंक यू। दूसरा फिजिकल एलिमेंट्स को योगा के थ्रू हम क्योर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, कंफर्म है विदाउट स्लीपिंग पिल्स खाने के, आप ब्रीदिंग के साथ, प्राणायाम के साथ आप ठीक कर सकते हैं। आपको यूरिक एसिड है, आप वो भी कर सकते हैं। मेंटली तौर पे अगर आप डिप्रेस्ड है ना, अब देखिए जब डिप्रेस इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसका ब्रेन, उसकी थिंकिंग एक पॉइंट पे फोकस होती है, पास्ट में। सैड होता है वो, उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हुई होती है उस वक्त। जो ब्रेन माइंड है वो एक पॉइंट पे फिक्स होता है। उसका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हुआ होता है उस वक्त। अब उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए उसको तेज मूवमेंट करवाई जाती है। अगर फिजिकल में पोस्चर्स की बात करूं तो स्पीडी मूवमेंट हम करवाएंगे
ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो एक पॉइंट से, वो एक से ज्यादा पॉइंट की तरफ आए। इसी तरीके से एक बंदा एंजाइटी का शिकार है, एंजाइटी है फियर ऑफ फ्यूचर, उस वक्त उसका माइंड जब एंजाइटी में होगा तो वो मोर देन वन पॉइंट के ऊपर फोकस होगा उसका जहन, उसका सांस तेजी से चल रहा होगा, उसकी हरकत जो होंगी, मूवमेंट को स्टेबिलिटी नहीं होगी, उनमें बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका जहन बैलेंस नहीं है उस वक्त उसका। अगर मैं मेडिकली बात करूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ होता है। जो एंजाइटी वाला बंदा है उसको हम इस तरह की ब्रीदिंग करवाएंगे कि उसका जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो, वो मेंटली तौर पे रिलैक्स हो। उसका जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो उसके असाब रिलैक्स होंगे, जब उसके असाब रिलैक्स होंगे तो वो सुकून में आएगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसको जो पोस्चर हम करवाएंगे वो स्टैटिक पोस्चर करवाएंगे कि एक पोस्चर में थोड़ी देर तक ठहराव करो, तेज मूवमेंट नहीं करवाएंगे उससे, ताकि वो एक पॉइंट के ऊपर आ सके उसका माइंड। तो ये हो गई मेंटल की बात, हेल्थ की बात। आगे सांस के मसाइल जिनको होते हैं, योगा कैन हेल्प एलिवेट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, bronchitis एंड chronic obstructive pulmonary diseases, COPD। मतलब ये भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी जो एलिमेंट्स हैं। अस्थमा मैंने बताया आपको, बता दिया था। फाइब्रोमेल्जिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यूरिक एसिड है, लोअर बैक अपर बैक पेन है, सर्वाइकल के इश्यूज हैं, माइग्रेन है। जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं, अगर अर्ली स्टेजेस में आप पकड़ लें उनको तो आप इजीली उसको ठीक कर सकते हैं विद योगा। प्रोलॉन्ग हो जाएंगे तो आपको दूसरी अप्रोचेस साथ अप्लाई करनी पड़ेंगी, मेडिकल भी जिसमें आएगा, जिसमें आयुर्वेद भी आएगी, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, जिसमें योगा भी आएगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज, हाजमे के जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल से होते हैं। लाइफस्टाइल हमारा अजीबो गरीब हुआ होता है। हम शादी में गए, हमने उधर मुरगन गिज़ा भी खाई, खा खू के, गर्मियाँ हैं तो साथ ही वो आइसक्रीम आ जाएगी या कुल्फा आ जाएगा, उसको जब हम खाएंगे, एक तरफ हमने गर्म सालन खाया, ऊपर से कुल्फा खा लिया, तो स्टमक में क्या होगा फिर? स्टमक का जो टेम्परेचर है डाइजेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए खुराक की, वो 37 डिग्री होता है। और उसमें अल्को HCl भी स्क्रीट होता है, दो केमिकल्स के मिलने से स्टमक गर्म होता है। जब ऊपर से आइसक्रीम हम खा लेंगे या 2-3 गिलास पानी के पी लेंगे या बोतल पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, तो क्या होगा? उसका एनवायरनमेंट गर्म से ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने से जो डाइजेशन का अमल है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। जितना थोड़ा बहुत खाना ब्रेक हुआ वो आगे निकल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी स्टमक में ही रह जाएगा। जब वो बाकी स्टमक में रहेगा, 4-6 घंटे बाद फिर हमें भूख लगी, हमने और खाना खा लिया, वो भी स्टमक में पहले खाने के साथ इंक्लूड हो गया। तो जो हैम्पर हो चुका है फूड वो, और ऊपर से और फूड जब आपस में मिक्स होंगे तो वो तंग करेंगे, वो बॉडी में बीमारियां पैदा करेंगे। जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, ईच एंड एवरी सेल, उसको ग्लूकोज चाहिए होता है, उसको प्योर प्योर फूड चाहिए होता है। उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, गेट, वो जो जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स वो हेल्दी नहीं होते, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो दरवाजा अपना नहीं खोलते। वो क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते हैं, ब्लड को थिक कर देते हैं, उसके अलावा बॉडी में फैट की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। आप खाना खाने के बाद 2 गिलास पानी के पी लेते हैं, खाना सारा आपको स्टमक से ऊपर आ जाता है, वो जो आपको खट्टे डकार आते हैं, तेजाबी होती है, वो क्यों होती है? इसी वजह से होती है। आप खाना खाने के तकरीबन 45 मिनट बाद पानी पिए, 1-2 घूंट आप ले सकते हैं, अदरवाइज 45 मिनट के बाद पानी पिए आप, ताकि जो खुराक की ब्रेकडाउन का अमल है जो मुंह से शुरू होके स्टमक, स्टमक से शुरू होके आगे स्मॉल इंस्टेटाइन और फिर लार्ज में जाता है, वो कंप्लीट हो सके। अगर आप पानी पी लेंगे वो ठंडा हो जाएगा, स्टमक को सारा का सारा खाना उधर रह गया, वो बीमारी पैदा करेगा। तो थ्रू योगा हम डाइजेस्टिव इश्यूज भी अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
कॉन्स्टिपेशन जो है, कर्ब्स, वो भी थ्रू योगा हम ठीक कर सकते हैं, विद पोस्चर, विद ब्रीदिंग, विद क्रियाज, तीनों से हम कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दिल की बीमारियां। आप याद रखें एक बात कि जो आपका डाइजेशन है ना, ये पहला आपका इम्यून है, ये पहला आपका डिफेंड है, डिफेंस लाइन है। अगर ये हैम्पर हो गई तो बाकी जो सिस्टम्स हैं, 10 सिस्टम और हैं बॉडी में, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, आपको बीमारी आना शुरू हो जाएगी। आपकी डाइजेशन ठीक चल रही है, इट्स मीन आप हेल्थी हैं। आपका स्पाइन का नेचुरल कर्व जो है वो बरकरार है, वो नेचुरल है, लंबर से आगे की तरफ नहीं निकला हुआ, जिनकी तोन निकली होती है उनका आगे की तरफ गया होता है, या सीने से कुब नहीं निकला हुआ आपका, बिल्कुल नॉर्मल है, तो इट्स आप ठीक है। अगर आपका जहाँ डाइजेशन खराब हुई वहां आपके बाकी भी मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो योगा के थ्रू हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं वो भी, उनको भी, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना, नॉर्मलाइज करना, सिर्फ नोस्ट्रल ब्रीदिंग से ही हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल जो हमारे हैं, यही ब्लड प्रेशर को हाई और लो कर सकते हैं या नॉर्मल कर सकते हैं। आपको इधर बैठे बैठे मैं एक ब्रीदिंग करवाऊं, अगर आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा, अगर एक कराऊं तो आपका लो होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ योगा से हम सर कर जो सकते हैं। अनुलोम विलोम करते हैं इस तरह। हाँ, वो अल्टरनेट ब्रीदिंग तो है, पर बैलेंस द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें राइट नोस्ट्रल जो है वो एनर्जी जनरेट करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, लेफ्ट जो है वो काम करती है दिमाग, बॉडी को, नर्वस सिस्टम। तो अगर राइट से हम कंटिन्यूली ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे 15-20 मिनट, तो हम बीपी शूट होना शुरू हो जाएगा हमारा। अगर लेफ्ट से हम करेंगे तो बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी का बीपी लो हो तो वो इस साइड कर सकता है, फिर वो राइट लेफ्ट साइड। जिसका बीपी लो हो, हाई करने के लिए बेहतर है कि उसको आप राइट साइड से इनहेल करवाएं, लेफ्ट से एक्सेल करवाएं, फिर लेफ्ट से इनहेल कराएं, राइट से एक्सेल कराएं। उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करें आप, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा अगर लो हो खुदा ना खास्ता, तो फिर सिर्फ राइट से इनहेल एक्सेल करवाएं, वो भी 2-3 मिनट करवा के चेक करें, उसके बाद फिर कंटिन्यू आगे रखें। एकदम से नहीं करवाना कि 15 मिनट करते जाओ, ये ना कि बहुत ज्यादा शूट हो जाए। अच्छा सही। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी हम योगा के तहत हम ठीक कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा आजकल जो मसाइल आ रहे हैं, ये साइकोसोमेटिक डिजीज की वजह से आ रहे हैं, डिसऑर्डर्स की वजह से आ रहे हैं। नींद पूरी ना होना, प्रेजेंट में मौजूद ना होना, मेंटली हम किसी और जगह पे बैठे हैं, फिजिकली एक जगह पे बैठे हुए हैं, सारे इन्हीं की वजह से हैं। डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई। डिप्रेशन और एंजाइटी जो है नर्व सेल को डैमेज कर देते हैं, और नर्व सेल्स ही होते हैं जो हमारी ईच एंड एवरी मूवमेंट के लिए, उनके थ्रू ही हम कर सकते हैं मूवमेंट। सेंसरी नर्व सेंस, मोटर नर्व उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उससे आहिस्ता 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 बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, मूवमेंट हमारी हेल्दी नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा बॉडी में। नर्वस सिस्टम जो है ये सिर्फ बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता, ये हमारे ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये विगस नर्व के साथ अटैच है। विगस नर्व जो है ये सबसे बड़ी नर्व है, आई थिंक, जो 80% जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके साथ कनेक्टेड, और इसी की मूवमेंट से डाइजेशन का अमल वकूफ पजीर होता है। अगर हम हर वक्त एंजाइटी में रहेंगे, हर वक्त, तो ये हमारा हैम्पर होगा। इससे भी हो जाता है, सोचने से भी हो जाता है, ये सिर्फ खाने पीने से नहीं है या नींद पूरी ना करने से नहीं होता, इससे भी हो जाएगा हमारा सिचुएशन, ये खराब हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दे, मैं आधा गिलास पानी पी लूं, मेरा हलक खुश्क हो गया। जी, एनी क्वेश्चन? सर यहाँ ये पर जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, क्या क्या? तो इसमें जो
मेंटल हेल्थ कंडीशन जो होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, नींद की कम आना, तो इसको इसको खत्म करने के कौन से मुद्रास होते हैं करने चाहिए, कौन से क्रियास होते हैं? देखें, क्रियाज जो है ना, क्रियाज का मतलब है क्लींजिंग करना, ऑर्गन की क्लींजिंग करना। इसका मेंटल के साथ, दिमाग, ब्रेन के साथ लिंक है, बट इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट जो आता है वो पोस्चर्स, और सॉरी, ब्रीदिंग, प्राणायाम से आता है, मुद्रास से भी आता है। अगर किसी को एंजाइटी है तो वो आदि मुद्रा प्रैक्टिस कर ले। अंगूठे को लिटिल फिंगर की जड़ में रखना है और ये मुट्ठी बंद कर देनी है, अच्छा। आदि मुद्रा। एंजाइटी में ये बेहतरीन है। इस ये अच्छा, कम से इनहेल कम 15 मिनट करना है, पूरे दिन में 1 घंटा। इनहेल एक्सेल के साथ, इनहेल नो नो एक्सेल नो के नो, साथ करके। नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें कोई हाँ। वो चीज नहीं है। ये सिर्फ ये आदि मुद्रा करते हैं आप, इससे एंजाइटी आपकी भाग जाएगी। बट फेथ के साथ करना है, ब्रेन में अच्छा। ऑक्सीजन की एडिशन होगा इससे, प्लस जो एंजाइटी है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, आदि अच्छा, नींद मुद्रा। का सर मसला इससे नींद प्रॉब्लम भी होता है? बहुत अच्छी आती है। हाँ, नींद भी, नींद जब वही देखें, जब मेंटली रिलैक्स होंगी तो नींद तो आएगी आएगी ना। नींद आएगी, बिल्कुल सर, नींद आ जाती है इससे अच्छी। सर, इंसोम्निया पेशेंट के लिए कोई ऐसा मुद्रा है जो उसको फायदा पहुंचे? इंसोमिनिया मेरे हस्बैंड के पेशेंट के साथ ये लिए, प्रॉब्लम है। इंसोमिनिया पेशेंट के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम है। ब्राह्मरी प्राणायाम, जिसमें हम हनी बी साउंड जनरेट करते हैं, और अच्छा अच्छा। उससे क्या होता है, जो नेजल कैविटी है ना, इसकी इनर लिंग्स जो हैं, इनर लिंग्स, अंदर की तहें, जब हम साउंड जनरेट करेंगे ना, यस। तो इसकी वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड की सिक्रीशन होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक तो ब्लड वेसल्स में जाके उनको रिलैक्स करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। दूसरा, ब्लड के थ्रू फिर वो ब्रेन सेल्स में भी जाएगा, उनको रिलैक्स करेगा। जब वो भी रिलैक्स होंगे तो ये ट्रैंकुलाइजर इफेक्ट रखता है। इसको आप 2 3 4 5 मिनट कर लें। इंसोमिनिया, सालों से जिसको नींद ना आ रही हो उसको ये करवाएं, अगले दिन से पूछ लीजिएगा, वो खुद कहेगा कि ये मेरे साथ मौजूदा हो गया। करना क्या है कि कानों में उंगली दे के सांस अंदर भरनी है, हनी बी की नो से। साउंड क्रिएट करनी है, अच्छा, रात नो में से नाक से, अच्छा, नाक नो से से एक्सेल करनी है। एक्सेल करनी है, की आवाज के साथ आंखें बंद होंगी। ये अच्छा, उसको सही है। करवाना है। स्टार्ट में 1 मिनट करवा लें सोने से पहले। दिन में करवाएंगे तो फिर भी रिलैक्स होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, नींद भी आ सकती है। बट ये एनवायरनमेंट के ऊपर भी होता है, अगर शोर शराबा बहुत ज्यादा होगा तो नींद नहीं आएगी, रिलैक्स हो जाएगा। रात को सोने से पहले ये कर ले, बट खाली पेट, खाना खाए हुए कम से कम 2 3 घंटे गुजर चुके हों, खाना खाने की पूरी बात नहीं करना। सही। तो उससे ये होगा कि उसको नींद आ जाएगी। मेरी एक थी पेशेंट, उनको ये मसला था फाइब्रोमियल्जिया का और इंसोमिनिया का भी, तो उनको मैंने ये भेजा, मैंने कहा आप ये करें। अगले दिन उनका मैसेज मुझे सुबह उठते ही आया, वो कनाडा में है, कि सर मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती कि मुझे आज पता नहीं कितने अरसे बाद मैं सोई हूँ। सिर्फ ये सर ये आपने मुझे भी बताया था ना, ये ब्राह्मणी प्राणायाम, मेरी जो क्लाइंट थी, सर्वाइकल पेन थी, शोल्डर पेन थी, रात को उठ के रोती रहती थी। सर माशाल्लाह उसको इतना फर्क पड़ा है, इतना फर्क पड़ा है, वो अब हर किस्म की एक्सरसाइज करने पे आ गई 3 दिन के अंदर अंदर। कई बार इसको माशाल्लाह कहते, इस से इसको इसे ये इसको मसल कहते क्या है, रिलैक्सेंट भी है सर। प्राणायाम कहते हैं या प्राणायाम कहते हैं? प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम। तो आगे चलते हैं, अब प्रिवेंटिव के एस्पेक्ट्स हमने पढ़ने हैं। भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी कहते हैं शहद की मक्खी को, उसकी आवाज को, जो हनीबी की साउंड जनरेट करती है ना, की, वो बिन बनाने की आवाज उसकी जो है, इसको भ्रामरी कहते हैं। सो जी, आगे हम आते हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स वही सेम है कि कोई भी बीमारी, एलमेंट बॉडी में आने से बचाने के लिए, आप हम
करते क्या है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो दवाइयां तो देता ही देता है, साथ ये भी बोलता है कि पार्क्स में जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज करें। तो अगर पहले ही हम योगा शुरू कर दें तो ये ना आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी इंसान बीमारियों से पाक हो सकता है या बच सकता है, आती है। बट जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने वाला इंसान है ना, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो इजीली इनको ओवरकम कर लेता है, इनसे निकल आता है। उसको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती इतनी। जो रेगुलर योगा नहीं करता, क्योंकि मैं योगा का फैन हूँ, एक पैशनेट हूँ, मैं पहले बॉडी बिल्डिंग भी करता रहा हूँ, बट रनिंग भी मैंने की है। बट मुझे जो जो रिलैक्सेशन, जो सेटिस्फेक्शन मुझे योगा में मिली है, वो किसी और फिजिकल एक्टिविटी में मुझे नहीं मिली। आप स्विमिंग करते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप थक जाते हैं। योगा में आप 2 घंटे भी मैट के ऊपर रह के पोस्चर करते रहे, ब्रीदिंग करते रहे ना, आप इतना नहीं थकेंगे, पसीना निकलेगा, आप थकेंगे भी। बट जब आप लेट के 5 मिनट के लिए शवासन में जाएंगे, रिलैक्स करेंगे ना, ब्रीदिंग करेंगे सिर्फ आप, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, थकावट आपकी सारी की सारी दूर हो जाएगी, आप फ्रेश हो जाएंगे। मुझे ये फर्क है योगा में और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज में। तो क्रॉनिक डिजीज आ गई। योगा कैन हेल्प प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डायबिटीज, शुगर। अगर आप योगा कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। अब देखें, जो हमारे काफ मसल्स होते हैं, उनके साथ होता है सोलियस मसल, जिसको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोला जाता है। उसका काम होता है ब्लड को ऊपर की तरफ लेकर जाना, पंप करके ऊपर की तरफ लेकर जाना। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करके बॉडी के नीचे पूरे जिस्म में फेंकना। बड़ी जो जिसम गंदा खून ऊपर जाता है लीवर में सफाई के लिए, वो लेग से जब ऊपर आता है तो वो सोलियस मसल और वेरिकोज वेन, जिनमें ब्लॉकेज लगी होती है, वॉल्व लगे होते हैं जिनसे ब्लड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, पीछे से वॉल्व बंद हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वॉल्व बंद हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेचिंग बोली जाती है कि लेग्स की स्ट्रेचिंग, अगर हार्ट डिजीज से आप बचना चाह रहे हैं, लीवर की डिजीज से आप बचना चाह रहे हैं, तो आप लेग की स्ट्रेचिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी आप ज्यादा करेंगे उतना ही आप इन बीमारियों से बचेंगे। मेंटल हेल्थ इशू, जब आपका नर्वस सिस्टम काम होगा, बैलेंस होगा, तो आप मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग होंगे, नॉर्मल होंगे, रिलैक्स होंगे। इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स, अब कल मैंने जो प्रैक्टिकल है, कल हमने एक जो करना है, मैंने आपको करवाना है, वो इसी सिलसिले में है कि अपनी जॉइंट इंजरीज को हमने कैसे प्रिवेंट करना है, बचाना है। उसकी हम प्रैक्टिस करनी है हमने, कल वो करवाऊंगा आपको मैं। इसी तरह एज रिलेटेड डिजीज, एज रिलेटेड डिजीज में आप कह लें आर्थराइटिस आ जाती है, डिजनरेशन ऑफ डिस्क आ जाता है। अगर आप 30s के जाने के बाद भी योगा शुरू करते हैं, तो ये जो एज रिलेटेड डिजीज है, इनका अमल सुस्त हो जाता है, हड्डियों में बुरबुरापन आना, वीकपन आना कम होना शुरू हो जाता है। तो डिले हो जाता है वो प्रोसेस। आएगा, एक ना दिन आएगा, ये लाजमी है, इसमें ये मसला नहीं कि नहीं आएगा, बट बहुत स्लो होगा वो अमल। और ये भी हो सकता है कि ताहियात आए ही ना, फिट हो आप। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल बना ली हुई है एक अच्छे तरीके से, तो नहीं भी आ सकता वो। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज जो हमें हो जाती है, योगा हमें उससे बचाता है। ऑटो इम्यून में हमारी हड्डियां भी हैं, वो भी आ जाती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। ऑटो इम्यून में जो नर्व सेल्स हैं हमारे, उनको वो खुद ब खुद हमारा इम्यून सिस्टम खाना शुरू कर देता है। मोटापा आ जाता है हमें, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि नहीं आएगा अगर हम योगा रेगुलर करेंगे और प्रॉपर योगा करेंगे। हमें पोस्चर करते हुए उसकी ब्रीदिंग पैटर्न का नहीं पता, बॉडी की अलाइनमेंट का नहीं पता, टेक्निक का नहीं पता, तो हमें प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है, इंजरी हो सकती है। योगा करते हुए योगा के पोस्चर, ब्रीदिंग, प्राणायाम इसी तरह अफेक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, साइड इफेक्ट इनके ये अफेक्ट। जिस तरह मेडिसिन है, आपने रॉन्ग मेडिसिन खा ली, उसका साइड इफेक्ट आएगा ना, इसी तरीके से ये भी करेंगे आपको। आप हीट हैं, गर्मी में है,
आप एनर्जी वाला प्राणायाम करेंगे तो आपकी बॉडी और हीट हो जाएगी, ओवर हीट हो जाएगी। आप सर्दी में हैं, ठंड में हैं, आप कूलिंग करने वाला प्राणायाम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी और ज्यादा कूल हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें, ये टीचर ट्रेनिंग का मकसद ये है कि अवेयरनेस आए कि योगा है क्या। पार्क्स योगा, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, उनकी बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने सारे लोग वो सुबह सुबह ग्राउंड में ले आते हैं। ये उनकी बहुत, उनको सलूट है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरी भी यही कोशिश होती है, कम से कम आप देखा देखी ना शुरू करें, काम सीखें थोड़ा सा। यूट्यूब में भरे हुए हैं, बट यूट्यूब में भी हर चीज सच नहीं होती, गूगल में भी हर चीज सच नहीं होती। हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उन्होंने उधर दिए होते हैं, वो बॉडी के अपने मिजाज के मुताबिक होते हैं। किसी का बॉडी का मिजाज तबखीरी है, किसी का ठंडा है, किसी का गर्म है। जरूरी नहीं कि एक पोस्चर आपके लिए ठीक हो तो दूसरे के लिए ठीक हो, वो दूसरे के लिए भी ठीक हो। इसलिए समझ के करें जो करना है। आगे आ जाते हैं जी, हाउ योगा अचीव दीज बेनिफिट्स। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ब्रीजिंग से, पोस्चर प्रैक्टिस से, मेडिटेशन से आप आराम से इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। किसी भी मेडिसिन खाने की, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर लेने की जरूरत नहीं है। इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस आप कर सकते हैं। आप पोस्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, आपके मसल स्ट्रेंथ भी होंगे, और स्ट्रेंथन भी होंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी उनमें। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो भी ताकतवर रहेगी, स्ट्रेंथन स्ट्रांग रहेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी उसमें। इनहेंसिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दिल की सेहत भी अच्छी रहेगी इससे, अगर आप योगा करेंगे। हार्ट आपका ठीक है तो आपके बाकी भी सारी चीजें ठीक है। सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन, आपका नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी सही काम करेगा। आपकी डाइजेशन ठीक काम कर रही है तो सेल्स को खुराक अच्छी मिलेगी, उससे उनकी कारकर्दगी बढ़ेगी। प्रमोटिंग रिलैक्सेशन एंड स्लीप, जो सबसे बड़ा आजकल का मसला है कि नींद, 8 घंटे की नींद जब अगर हम पूरी कर लें तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, अगर योगा हम नहीं भी करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हमने सादा जिंदगी इख्तियार की हुई है, एक टाइम टेबल के मुताबिक हम इशा पढ़ के सो जाते हैं, फजर के टाइम उठ जाते हैं, तो हमारा निज़ाम ऑटोमेटिकली ठीक काम करता रहेगा। बट अगर हम लेट नाइट सोते हैं तो उसके लिए फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो पेनल्टी ये होगी कि सुबह सुबह सर्दी हो या गर्मी हो, आप उठे, बेड पे आए, अपने घर में आधा घंटा घंटा अपनी बॉडी को दें, पसीना निकालें। पसीना नहीं भी निकलता तो एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि बॉडी हेल्थी हो, डिजीज फ्री हो। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो भी 1.5 मिनट रह गया मेरे पास, कर लें, वरना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है तो आप करें। वेट सर योगा रिडक्शन के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेडिसिन भी खानी पड़ती है थोड़ा सा आपको, इसके मेडिसिन भी लिए, खानी पड़ेगी। इसके लिए सर, अपने बॉडी को रीशेप करने के लिए और अपने बेली को रिड्यूस करने के लिए आपकी रिकमेंडेशन क्या है? बहुत सी हैं। जी, आप खाना एक खाने दो तीन। खाना खाने के फौरी बाद पानी पीना छोड़ दें। जी जी, ये सही। 45 मिनट के बाद पानी पिए। आप खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद अमरूद खाएं। अमरूद खाने आपने इस तरीके से हैं कि उनके जो बीज है उनको चबाना नहीं है, बीजों को निगलना है आपने, गूदे को आपने चबाना है सिर्फ। खाना बीजों खाने को की कितनी देर के बाद? आधे पौने घंटे बाद। अच्छा, उसका फायदा क्या हो सकता है आपके ख्याल में? हाजमा आपका बेहतर होगा सर, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। बट अगर बीज आपने चबा लिए तो बीज चबाने के बाद छोटी अंतड़ी में जाके फंस जाएंगे, वो मजीद कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देंगे। इसलिए बीजों को निगलना है, सिर्फ गूदे को ओके। चबाना है अमरूद के को। जी इसके अलावा कपालभाति आएगी आगे, वो करवाऊंगा आपको। कुछ पोस्चर्स हैं योगा के जो करने हैं जिससे ओबेसिटी रिड्यूस हो जाती है, वो भी करवाऊंगा आपको मैं। अभी तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ शुरू से। इंशाल्लाह जी ये जी भी जी। वीक हमारा, और अगले वीक से आप रेगुलर पोस्चर के ऊपर आ जाएंगे। उसमें फिर मैंने आप लोगों को यही कहना है कि मेरे सामने प्रैक्टिस करें। ये तैयबा बैठी हुई है।